दोस्तों, एक फिल्म आई थी स्त्री, जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से उस स्त्री पे जुल्म होता है, उसे मार दिया जाता है और बाद में वही स्त्री समाज से बदला लेती है। और वो स्त्री इतनी आज्ञाकारी और मासूम है कि अगर कोई दीवारों पर ये लिख दे कि ओ स्त्री कल आना, तो वो स्त्री बार बार कल आती है। और तो और अगर कोई दीवारों पर ये लिख दे कि ओ स्त्री रक्षा करना, तो वही शोषित प्रताड़ित स्त्री जिसे समाज ने मार दिया था, उस पर जुल्म किया था, वही उस समाज की रक्षा करने लगती है। तो आप ही बताइए, ये उसकी मासूमियत की हद है या मातृत्व का परिचय? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत देश की महिलाओं की स्थिति, शोषण, दुर्दशा की पूरी कहानी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों, अगस्त 2024 में कोलकाता में बहुत ही बर्बरता के साथ एक लेडी डॉक्टर का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, जिसने एक महिला के प्रति हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इससे पहले दिल्ली में निर्भया केस भी कुछ ऐसा ही था। दोस्तों, कभी 4 साल की बच्ची, तो कभी 6 साल की बच्ची, कभी 8 साल की, तो कभी 13 साल की बच्ची हमेशा बलात्कार का शिकार होती रही हैं। आखिर आज के मॉडर्न इंडिया में भी ऐसा क्या चूक गया जिससे आज भी महिलाओं की स्थिति बदतर ही है? दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखकर आप भारत में महिलाओं की स्थिति का पूरा अंदाजा लगा सकते हैं, प्री हिस्टोरिक काल से आधुनिक काल तक, यानी अब तक। और आप ये समझ पाएंगे कि कहां, किससे और कब चूक हुई, कैसे हुई, महिलाओं की स्थिति कब और कैसे बिगड़नी शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। प्री हिस्टोरिक काल में, यानी प्रागैतिहासिक काल में, इंसानों का जीवन नोमैडिक लाइफ था, यानी खाना बदोश लाइफ था। लेकिन अनुमानतः उस समय महिलाओं की स्थिति समाज में केंद्रीय हुआ करती थी, क्योंकि जीवन जीने की जो आवश्यक चीजें थी, आवश्यक कार्य थे, जो योगदान था, उसमें पुरुष और महिला का बराबर योगदान था। इसलिए महिलाओं की कंडीशन अच्छी थी और समाज में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। महिला और पुरुष के बीच समानता थी और उनका आपस में पारस्परिक सम्मान की भावना थी। दोस्तों, अगर बात करें पाषाण और नवपाषाण युग की, तो इस काल में भी महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत बड़ा योगदान था। ये जिम्मेदारी महिलाओं की ही थी कि परिवार का और समाज का जीवन यापन, भरण पोषण और समाज का विकास महिलाओं की ही जिम्मेदारी थी। पूरा कृषि वो खुद ही संभालती थी और घर का पूरा काम, बच्चों की देखभाल, सब कुछ महिलाओं के हाथ में था। तो इसलिए उनका पूरा सम्मान था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। दोस्तों, उस समय महिलाएं व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेती थी और संपत्ति और संसाधनों में भी उनकी पूरी की पूरी भागीदारी थी, हिस्सेदारी थी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक और महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं प्राचीन भारत के वैदिक काल की, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फली फूली थी। और इस काल में भी महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर ही थी। महिलाएं शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक गतिविधियों में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी। उन्हें ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में पूरा सम्मान दिया गया था। उन्हें वेदों का अध्ययन करने, शास्त्रों को पढ़ने और यहाँ तक कि यज्ञ करने का भी पूरा अधिकार था। कुछ महिलाएं तो विदुषी और ऋषिकाएं भी हुआ करती थी, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। ये महिलाएं उस समय की फिलोसोफर रही हैं। और दोस्तों, और तो और उस समय महिलाओं को अपना वर चुनने की आजादी, जिसे स्वयंवर कहा जाता था। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के वैदिक काल में ये कंडीशन था महिलाओं का। लेकिन बात बिगड़ी कहाँ? यहाँ तक तो सब ठीक था भाई, बात बिगड़ी कैसे? तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि बात कहाँ से और कब कैसे बिगड़ी। बात बिगड़ी प्राचीन भारत के उत्तर वैदिक काल से। जी हाँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई? उत्तर वैदिक काल, जो 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक था, यही वो काल था जिसमें महिलाओं की स्थिति का काया पलट हो गया। महिलाओं की स्थिति में इतनी ज्यादा गिरावट आई कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ऐसी ऐसी सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं का उदय हुआ जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता को एकदम ही सीमित कर दिया। बाल विवाह और बहु विवाह जैसी प्रथा इसी काल में प्रारंभ हुई। और तो और स्त्रियों की शिक्षा को रोककर उन्हें घरेलू कामकाज में लगा दिया गया और पतिव्रता की अवधारणा भी इसी काल में शुरू हुई, जिसके अनुसार पत्नी का सबसे बड़ा धर्म पति के प्रति निष्ठावान रहना है और पति की सेवा करना है। तो इस तरह से पत्नियों को हर तरह से अपने पति पर ही निर्भर रहने को बाध्य किया गया।
पर्दा प्रथा का भी प्रारंभ इसी काल में हुआ दोस्तों। महिलाओं को अपना चेहरा ढकने और पुरुषों के सामने चेहरा न दिखाने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें घर के कामकाज में ही लिपटा दिया गया। विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था और तो और धार्मिक और किसी भी सामाजिक कार्य में वो बाहर नहीं निकल सकती थी, भाग नहीं ले सकती थी। पितृसत्तात्मक समाज का उदय भी इसी काल में हुआ दोस्तों। बस आप देखते जाइए कि किन किन चीजों का उदय होता है इस काल में। पूरी लिस्ट है मेरे पास, आप वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, पूरी वजह बताऊंगी मैं कि क्यों सारी की सारी रूढ़िवादी परंपराएं इसी काल में क्यों शुरू हुई। तो पितृसत्तात्मक समाज के तहत समाज पर पुरुषों का पूरी तरह से प्रभुत्व हो गया। महिलाओं का कहीं भी अधिकार नहीं रह गया। संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार था और समाज पुरुषों के ही अधीन हो गया और परिवार का जो मालिक होता था वो पुरुष ही होता था। महिलाओं की स्थिति सिर्फ एक वस्तु यानी पारिवारिक संपत्ति के रूप में गिनी जाने लगी और यहाँ आते आते महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं रह गया। वो पिता और पति पर ही निर्भर रहने के लिए बाध्य की गई और उत्तराधिकार और विरासत के मामले में भी महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। और इसी काल में ब्राह्मणवादी परंपरा का भी उदय हुआ। समाज में पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। ब्राह्मणवादी परंपरा भी पनपती चली गई। दोस्तों इसी काल में मनुवादियों और मनुवादी सोच का भी उदय हुआ। आर्यों के बीच आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों ने समाज की स्थिति को डरावना, भयभीत और अशांत कर दिया था। और इसी काल में आर्य समाज के स्थायी रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ ही समाज में श्रम विभाजन भी जोरों पर हो गया। आप समझ रहे हैं ना श्रम विभाजन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रही क्योंकि यहाँ पे मैं महिलाओं की स्थिति को डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ भी कृषि आधारित समाज में पूरी तरह से पुरुषों का प्रभुत्व जम गया और महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद होकर रहेगी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इसी काल में क्यों सारी की सारी सामाजिक रूढ़िवादियों का उदय हुआ। यही काल क्यों? क्योंकि इस समय तक आर्य भारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुके थे। जी हाँ, बाढ़ की वजह से जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो लगभग 1500 ईसा पूर्व के करीब आर्यों का भारत में आगमन हुआ, यानी वैदिक काल में। और यही वो समय था जब आर्यों ने पूरे भारत पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की छाप छोड़ने लगे थे। तो आते आते उत्तर वैदिक काल हो गया जब इनकी सभ्यता और संस्कृति पूरे भारत में फैल चुकी थी। और उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं का अधिकार पूरी तरह से छिन गया था। क्योंकि आर्य जब भारत आए तो वो खुद ही नहीं आए, अपने साथ अपनी सभ्यता, अपनी भाषा और तो और सामाजिक संरचना भी अपने साथ लाए। और आर्यों की सामाजिक व्यवस्था पहले से ही जातियों में विभाजित थी, जो बाद में वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। और तभी से भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक सभ्यता का विकास होने लगा। इसीलिए दोस्तों वैदिक काल को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल ने भारत में समाज की पूरी व्यवस्था ही बदल दी। और उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति का तो काया पलट ही हो गया, उनके अधिकारों का काया पलट हो गया। अब आते हैं मध्यकालीन भारत की तरफ। गुप्त काल में, इस काल में महिलाओं की स्थिति और खराब होने लगी और मध्यकालीन भारत में ही सती प्रथा का प्रारंभ हुआ। मतलब अपने पति की मृत्यु के बाद महिला को भी उसी अग्नि में जलकर मर जाना होता था, उसे जीने का अधिकार नहीं था। और तो और इसी काल में जौहर प्रथा का भी प्रारंभ हुआ था। इसी काल में मुगल भी भारत आए, लेकिन मुगल काल में भी महिलाओं की स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ, बल्कि इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन और ज्यादा बढ़ गया। कुछ मुगल रानियों और महिला शासकों ने शासन तो किया, लेकिन उनके समय में भी महिलाओं की स्थिति में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया। मध्यकालीन युग में ही तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस की भी रचना की थी, जिसमें उन्होंने एक उद्धरण लिखा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्योंकि तुलसीदास के समय में सामाजिक व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अनुसार उस समय शूद्र और महिलाओं को निम्न स्तर का समझा जाता था। और तुलसीदास का ये जो उद्धरण था उसका यही मतलब था कि शूद्रों और महिलाओं द्वारा समाज के अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये उद्धरण लिखा गया था। और अब बात करते हैं आधुनिक काल की, जो 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरुआत हुई। और इस युग में अंग्रेजों का शासन और उनका प्रभुत्व बढ़ गया था। चूंकि पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति वैसे ही बदतर हो चुकी थी, इसलिए आधुनिक काल में भी महिलाओं की स्थिति कमजोर ही थी, दयनीय ही थी। लेकिन कुछ महान समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा महिलाओं की कंडीशन को सुधारने के लिए काफी संघर्ष किया गया, आंदोलन चलाए गए थे, जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह निषेध इत्यादि आंदोलन, जिसकी वजह से समाज में काफी बदलाव हुआ था। इधर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं की काफी अच्छी भूमिका थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो उसमें कोई सुधार नहीं आया था।
इसी बीच एक नया नाम उभरा, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया। जी हाँ, बर्दाश्त न होने वाली सामाजिक प्रताड़नाओं को झेलते हुए सावित्रीबाई फुले समाज की सभी लड़कियों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और अपने पति के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला और वो पहली महिला अध्यापक बनी। तो इतने युगों बाद महिलाओं को, लड़कियों को फिर से शिक्षित किया जाने लगा सावित्रीबाई फुले की वजह से। दोस्तों, इसी बीच महिलाओं के जीवन में क्रांति लाने वाला एक नया नाम उभरा, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भारत की महिलाओं के लिए सही मायने में अगर कोई मसीहा है तो वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, अगर वो हिंदू कोड बिल अपने संविधान में नहीं बनाए होते तो आज महिलाओं की स्थिति क्या होती, आप अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने जब देखा कि देश की आधी आबादी का तो कोई योगदान ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है, फिर देश कैसे विकास कर सकता है। इसी को लेकर जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने एक हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल के तहत उन्होंने महिलाओं को वो सभी अधिकार दिए जिससे उन्हें वंचित किया गया था, और तो और समाज के विकास के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो सभी अधिकार उन्होंने महिलाओं को दिए। दोस्तों, जितनी आसानी से मैं यहाँ आपके सामने बैठकर सब कुछ बोल गई, उतना आसान था नहीं सब कुछ उस समय, क्योंकि समाज में रूढ़िवादी विचारधारा इतना हद तक घर कर गई थी कि पुरुष तो पुरुष, उस समय उच्च वर्ग की महिलाएं भी हिंदू कोड बिल का विरोध कर रही थी। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूंगी कि अमेरिका जैसे देश जिनका संविधान 1787 में ही बन गया था, वहां भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला था 1920 में, वो भी सिर्फ और सिर्फ श्वेत महिलाओं के लिए, अश्वेत महिलाओं के लिए नहीं। और संविधान बनने के 133 साल बाद अश्वेत पुरुषों और अश्वेत महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला था। लेकिन भारत में ये संविधान और हिंदू कोड बिल की ही ताकत थी जिसके लागू होते ही सभी वर्ग की महिलाओं को वोटिंग राइट सहित सारे हक अधिकार मिल गए। लेकिन दोस्तों, बात करें अगर सामाजिक एक्सेप्टेंस की तो वो अभी भी नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कैसे, बताती हूँ। दोस्तों, पुरुष प्रभावी समाज की जो मानसिकता बन गई है भारत में युगों युगों से कि महिला कुछ भी कर ले, वो रहेगी तो पुरुष के नीचे ही, और कहीं न कहीं यही जो विचारधारा है यही आज भी महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से अभी भी प्रताड़ित कर रही है। सच्चाई यही है। इसीलिए आज भी बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि महिला एक वस्तु है, इस्तेमाल की चीज है, जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करो, कुछ भी करो उनके साथ, चाहे वो किसी भी पद पे पहुंच चुकी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज महिलाएं राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा में पहुंच गई हैं, लोकसभा में पहुंच गई हैं, विधानसभा में पहुंच गई हैं, अपने समाज का नेतृत्व तक कर रही हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि आज भी बलात्कार, दहेज प्रताड़ना वगैरह आज भी जारी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है और कितने सुधार की जरूरत है और उसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।